नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। जैसा कि अभी तक इस चैनल पर आपको सभी विषयों की लगातार प्लेलिस्ट दी जा रही है। गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, शांति शिक्षा सभी विषय की मैराथन क्लासेस भी आने लगी हैं। और यह मैं वादा करता हूं, यदि आपने हर एक विषय की मैराथन क्लास और प्लेलिस्ट देख ली, आपका मैं एक प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा परीक्षा में। साथियों, मैराथन क्लास को आप अंत तक देखिएगा। गारंटी के साथ कहता हूं, आज इस मैराथन में अति लघुत्तरीय प्रश्न कराए जाएंगे। इसके बाहर एक लघुत्तरीय प्रश्न नहीं आने दूंगा, यह मेरा वादा है। यह क्लास रोमेश सर के द्वारा बहुत मेहनत करके बनाई गई है। साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अपने कॉलेज ग्रुप, अपने सभी साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह मैराथन क्लास आपके 50 में 50 नंबर वाले पेपर में अति लघु आपके सारे सही करवा देगी। तो साथियों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अंत तक देखें, रोमेश सर के साथ क्लास पढ़िए। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी प्रशिक्षुओं का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने देखा जितने भी 2016 से 2021 तक जितने भी प्रश्न पत्र हुए हैं, सभी प्रश्न पत्र में पूछे गए जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन आए हुए थे, सभी का अच्छी तरीके से डिस्कस किया गया। आज जितने भी परीक्षा में, एग्जाम में पूछे गए हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, उन सभी अति लघु प्रश्नों का अच्छी तरीके से डिस्कस किया जाएगा। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। जेट वायुधारा किसे कहते हैं? जेट वायुधारा किसे कहते हैं? तो आंसर है इसका, वायुमंडल में बहने वाली तेज हवा जो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। जेट में सभी को पता है विमान होता है, तो विमान की तरह बहने वाली मतलब बहुत ही तेज बहने वाली हवा जो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। किस साइड बहती है? पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। ये याद रखना है कि पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। तो वायुमंडल में बहने वाली तेज हवा जो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, जेट वायुधारा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन, तो स्पष्ट है इसका आंसर, वे संसाधन जो प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं। क्या होते हैं? वे संसाधन जो प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल आदि, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बांध परियोजना स्थित है? बांध परियोजना का नाम भी लिखिए। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बांध परियोजना स्थित है? अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक कर गया होगा आंसर कि रिहंद बांध। कहाँ पर है? सोनभद्र जिले में। किस जिले में? सोनभद्र जिले में। कौन सा बांध है? रिहंद बांध। फिर अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा? किस क्षेत्र से योगदान रहा? सभी को पता है, चिपको आंदोलन का वन बचाओ अभियान में महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता किसे कहा जाता है? जैव विविधता किसे कहते हैं? किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाली विभिन्न जंतुओं और उनकी प्रजातियों की संख्या जैव विविधता कहलाती है। विविधता मीन्स होती विभिन्न प्रकार की, जैव मीन्स जो जैव प्राणी होते हैं उन्हें जैव कहते हैं। विविधता मतलब उनमें कई प्रकार की विविधता पाई जाए, मतलब डिफरेंस पाया जाए। तो कोई भी स्थान विशेष है जहाँ पर विभिन्न जंतु और उनकी प्रजातियाँ, मतलब जंतु और उनकी जितनी भी विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं, उन्हीं की संख्या को जैव विविधता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बताइए। माल्थस जी ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था। आइए देखते हैं क्या दिया था सिद्धांत। जनाधिक्य से आशय देश में उपलब्ध खाद्य सामग्री की तुलना में जनसंख्या के अधिक होने से है। जनाधिक्य मीन्स होता है जन का अधिक होना, मतलब जन का अधिक होना। इन्होंने दिया था कि जनसंख्या अधिक होगी तब क्या होगा? खाद्य सामग्री, जैसे खाद्य सामग्री है उसकी तुलना में जनसंख्या अधिक होती है, मतलब खाद्य सामग्री कम है, जनसंख्या अधिक है। तो इन्होंने बताया था माल्थस ने
कि जनाधिक्य से आशय देश में उपलब्ध खाद्य सामग्री की तुलना में जनसंख्या के अधिक होने से है। ठीक। अगला क्वेश्चन है समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो सिंपल सा आप सूत्र लिख देंगे A इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स अपॉन एन। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के कारण बताइए। क्या कारण थे 1857 की स्वतंत्रता संग्राम हुआ था? इसका आंसर क्या है? ईसाई धर्म का प्रचार, जातिवाद की उपेक्षा, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग, भेदभाव की नीति, कुटीर उद्योग धंधों का विनाश। उस समय जाति प्रथा, कई सारी प्रथाएं, कुरीतियां, आडंबर समाज में फैले हुए थे, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग होता था, ईसाई धर्म का प्रचार चालू था। इन सभी मेन कारण थे जो 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है रानी अवंतीबाई कौन थी? रानी अवंतीबाई रामगढ़ के शासक विक्रमादित्य की पत्नी थी, जिसकी मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने उनका कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण उन्हें रामगढ़ से हटा दिया था। किसकी पत्नी थी? विक्रमादित्य, रामगढ़ के शासक विक्रमादित्य की पत्नी थी। उनकी मृत्यु हो गई जब, तब इनके पास कोई भी इनका पुत्र या इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया? रामगढ़ से इनको हटा दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज के सिद्धांत क्या थे? ब्रह्म समाज के क्या सिद्धांत थे? ईश्वर एक है, उसकी पूजा के लिए मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं है, पूजा का अधिकार सभी को है, आत्मा अजर है, अमर है, ईश्वर कर्मानुसार फल देता है, ब्रह्म समाज प्रेम और सत्य में विश्वास रखता है, जातिवाद और छुआछूत का विरोधी है। ये सभी आपको पिछली वीडियो में क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझाया गया है, वहाँ से जा कर के आप पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है श्रीमती एनी बेसेंट मूलतः कहाँ की निवासी थी? श्रीमती एनी बेसेंट मूलतः कहाँ की निवासी थी? मूलतः कहाँ की थी? आयरलैंड की। कहाँ की थी? आयरलैंड की निवासी थी। फिर अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी, तथा इसकी स्थापना का श्रेय A.O. ह्यूम को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? A.O. ह्यूम को दिया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम बताइए। तो इसका आंसर है 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत, 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा। प्रमुख कार्यक्रम इसका था कि 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, उसके बाद 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा गया। ये सभी क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए अच्छी तरीके से, आप जा करके पिछली वीडियो को देखिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। फिर अगला है क्वेश्चन मानसूनी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता लिखिए। मानसूनी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसमें ऋतुओं के बदलाव के अनुसार जलवायु दशाओं, तापमान, वायुदाब, हवाओं की दिशाएं, जितनी भी हवाएं आती हैं उनकी दिशाएं, वर्षा आदि में भी बदलाव होता है। मानसूनी जलवायु मानसून के अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहती है। समझ में आया? जैसे जैसे मानसून चेंज होगा वैसे वैसे ये जलवायु चेंज होगी। इसीलिए कहा गया ऋतुओं में बदलाव के अनुसार जलवायु दशाएं जितनी भी होती हैं, तापमान, वायुदाब, हवाओं की दशाएं, वर्षा आदि में बदलाव होता रहता है। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है वनोन्मूलन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? वनोन्मूलन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखते हैं इसका आंसर। वनोन्मूलन जलवायु और भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन ला रहा है। बहुत तेजी के साथ वनोन्मूलन जलवायु और भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन ला रहा है। वनोन्मूलन ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है और हरित प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए एक मुख्य कारक है। उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन दुनिया की 20% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हेतु उत्तरदायी है। ठीक। ये जलवायु और भौतिक जितना भी भौतिक या भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन बहुत तेजी के साथ ला रहा है। यह ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है, हरित प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए एक मुख्य कार्य करता है
उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन दुनिया की 20% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हेतु उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्राचीन अशोक स्तंभ कहाँ से अनुकृत है, कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? ये हमारा भारत का राजकीय प्रतीक है। इसको क्या किया गया है? जो अशोक का शिलालेख था, लाट थी, उससे लिया गया था। कहाँ पर मिली थी लाट? सारनाथ में। इसको सारनाथ में मिली अशोक लाट से लिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की लंबाई को घटते हुए क्रम में लिखिए। जितनी भी नदियां हैं उनकी लंबाई को घटते हुए क्रम में लिखना है। तो देखते हैं प्रमुख नदियां कौन कौन सी है। पहली है सिंधु नदी, इसकी लंबाई है 3180 किलोमीटर। दूसरी है गंगा नदी की लंबाई 2525 मतलब 2525 किलोमीटर। यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर। करनाली या घाघरा नदी की लंबाई 1080 किलोमीटर। चंबल नदी की लंबाई 960 किलोमीटर। गोमती नदी की लंबाई 900 किलोमीटर। रामगंगा नदी की लंबाई 690 किलोमीटर। राप्ती नदी की लंबाई 600 किलोमीटर और बेतवा नदी की लंबाई 590 किलोमीटर। सारी नदियों का आपको क्रम लिखना है, तो आप क्रम ही लिख दीजिए, लंबाई कोई ज़रूरी नहीं कि लंबाई लिखिए। सिंधु नदी, गंगा नदी, यमुना, सिंधु गंगा यमुना, ठीक। घाघरा चंबल गोमती, करनाली या घाघरा, तो घाघरा चंबल गोमती, रामगंगा राप्ती बेतवा, रामगंगा राप्ती बेतवा। तो याद रखेंगे सिंधु गंगा यमुना, घाघरा चंबल गोमती, रामगंगा राप्ती बेतवा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भूस्खलन का क्या तात्पर्य है? भूस्खलन का क्या तात्पर्य है? भूस्खलन मीन्स भूमि का खिसक जाना, बस आप लिख देंगे, इतना आपको पता हो। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। भूस्खलन का मतलब होता है भूमि का खिसक जाना। धरातली हलचलें जितनी भी आती हैं, धरातली हलचलें, पत्थर खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव, ये सभी भूस्खलन के अंतर्गत आते हैं। भूस्खलन कई प्रकार के होते हैं। इसमें चट्टान के छोटे छोटे पत्थरों को गिरने से लेकर बहुत अधिक मात्रा में चट्टान के टुकड़े और मिट्टी का बहाव शामिल हो सकता है। इसका विस्तार कई किलोमीटर की दूरी तक हो सकता है। भारी वर्षा, बाढ़, भूकंप सभी के आने से भूस्खलन हो सकता है। मानव गतिविधियाँ जैसे पेड़ों और वनस्पति के हटाने, सड़क किनारे खड़ी चट्टान के काटने अथवा पानी के पादपों में रिसाव से भी भूस्खलन हो सकता है। तो हमने बताया था भूमि का खिसक जाना ही भूस्खलन होता है, करेक्ट। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा भारी वर्षा और पेड़ों भारी वर्षा आ जाती, बाढ़ आ जाती, भूकंप आ जाते हैं, तो इससे क्या होता है, भूमि का खिसक जाना भूस्खलन कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख 2 विद्युत परियोजनाएं लिखिए। कौन कौन सी 2 विद्युत परियोजनाएं हैं? बक्सर पावर प्रोजेक्ट, ताप्ती पावर प्रोजेक्ट। कौन कौन सी? बक्सर पावर प्रोजेक्ट और ताप्ती पावर प्रोजेक्ट। फिर अगला है, पर्यावरण की एक परिभाषा लिखिए। पर्यावरण की एक परिभाषा आप किसी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इन्होंने क्या दिया है, हर्ष कोविट्स के अनुसार पर्यावरण उन सब बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी या अवयवी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं। जो प्राणी या अवयवी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं। तो आप कोई भी परिभाषा लिख दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं, यही आप लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आंसर इसका है, रूसी निवासी महिला मैडम हेलेन पेट्रोना ब्लास्की और अमेरिकी निवासी कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट ने 17 नवंबर सन 1875 को न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। 1-2 नाम याद रखेंगे, एक रूसी निवासी महिला मैडम हेलेन पेट्रोना ब्लास्की और अमेरिकी निवासी कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, यंग इंडिया नामक समाचार किसके द्वारा निकाला जाता है? यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी, गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया जाता था। यह अंग्रेजी में निकलती थी। किसके द्वारा प्रकाशित की जाती थी? गांधी जी के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय की मृत्यु किन कारणों से हुई थी? कौन से कारण थे जिससे लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी? क्या हुआ था, सन 1928 में इन्होंने क्या किया, सभी लोग साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे।
और लाहौर में एक जुलूस निकाल रहे थे। उस समय क्या हुआ, पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने उन पर बहुत बड़े घातक मतलब लाठियों से प्रहार किया, जिसके कारण क्या हुआ 7 नवंबर 1928 को उनका स्वर्गवास हो गया। बहुत ही दुखद समाचार था। सैंडर्स जो पुलिस अधिकारी था उसने बहुत ज़्यादा लाठियों से उन पर प्रहार किया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। फिर अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? क्या उपलब्धियां थी? स्वतंत्र हुआ जब भारत, उसके बाद क्या क्या उपलब्धियां निकल कर आई? मतदान का अधिकार हो गया, अंतरिक्ष कार्यक्रम स्टार्ट हुए, विविधता में एकता का नारा लगने लगा, विकासशील भारत का विकसित भारत की ओर जाना, विकासशील भारत का विकसित भारत की ओर जाना, ये सारी उपलब्धियां निकलकर सामने आई। फिर अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखते हुए उसका कार्य लिखिए। यूनेस्को का पूरा नाम लिखिए। किस में लिखना है? अंग्रेजी में लिखना है और कार्य बताइए। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर से देखेंगे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्पेलिंग याद कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके कार्य क्या है? शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा देना है। शिक्षा हो, प्रकृति या समाज, संस्कृति या संचार, कोई भी, सभी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप समूह आते हैं? कौन कौन से द्वीप समूह भारत के अंतर्गत हैं? सभी को पता होगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, 2 द्वीप समूह आते हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो कौन कौन से कारक हैं जलवायु को प्रभावित करते हैं? हमारी स्थिति, उसकी उच्चावच, भूपृष्ठीय हवाएं, उपरितन वायु धाराएं। कुछ पॉइंट याद कर लेंगे, 1 नंबर में पूछा जाता है, इसका विस्तार करने की जरूरत नहीं है। स्थिति, उच्चावच, भूपृष्ठीय हवाएं जो चलती हैं, उपरितन वायु धाराएं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हैं? प्राकृतिक आपदाएं सभी को पता है, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, भूकंप, समुद्री तूफान और लहरें। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, चक्रवात को और किन किन नामों से जाना जाता है? हर जगह पर चक्रवात अलग अलग नामों से जाना जाता है। हरिकेन, टाइफून, बिली विलीज, टॉर्नेडो, ट्विस्टर। ठीक, कई सारे नाम दिए गए हैं। हरिकेन, टाइफून, बिली विलीज, टॉर्नेडो, ट्विस्टर। फिर अगला है, पराबैंगनी किरणों से होने वाली 2 घातक बीमारियों के नाम लिखिए। पराबैंगनी किरणों से 2 घातक बीमारियां कौन कौन सी हो जाती हैं, देखते हैं। एक तो पराबैंगनी किरणों से सबसे ज़्यादा होता है त्वचा का कैंसर, और दूसरा मोतियाबिंद। ठीक। उत्तर प्रदेश में मिट्टी का उपयोग किन कार्यों में होता है? सभी को पता है मिट्टी का उपयोग किन कार्यों में होता है। इससे इजी क्वेश्चन कभी भी नहीं मिलेगा। बर्तन बनाने में, अलग अलग तरह की फसल तैयार करने के लिए, सीमेंट बनाने में, ईंटें बनाने में। ठीक। अगला है, रिहंद बांध परियोजना किस प्रदेश, किस जिला तथा किस नदी पर स्थित है? ये क्वेश्चन अभी आपने पहले पढ़ा होगा। रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले तथा रिहंद नदी, रेणुका नदी पर स्थित। रिहंद नदी, रेणुका नदी भी कहते हैं, पर स्थित। ठीक। रिहंद बांध रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में है। सभी को ये प्रदेश उत्तर प्रदेश ही लिखना होगा। ठीक। और ज़्यादातर जिले सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, झांसी, लखीमपुर, यही सारे लगभग जिलों में ज़्यादातर खनिज संपदा उत्पादित की जाती है। यहाँ पर बांध, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती हैं। कॉमन सी चीज़ है, इसको आप याद रखिएगा। नहीं अगर याद आ रहा तो आप लिख कर आइएगा, हो सकता है सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? सभी को पता है, स्वामी विवेकानंद जी ने। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? 1920 में। ठीक। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन थे?
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एवं श्रीमती एनी बेसेंट। होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? देखते हैं। 14 जुलाई सन 1942 वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित किया जिसका शीर्षक था भारत छोड़ो प्रस्ताव। इस प्रस्ताव में कहा गया यदि अंग्रेज भारत पर से अपना नियंत्रण हटा ले तो भारतीय जनता विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध अपना योगदान देने को तैयार है। तो 8 अगस्त 1942 को मुंबई अधिवेशन में कुछ संशोधनों के साथ कांग्रेस कार्य समिति ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया। तो 14 जुलाई 1942 से वर्धा में कांग्रेस के कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित किया था और 8 अगस्त 1942 को मुंबई अधिवेशन में यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? 1951 से 56 से प्रारंभ हुई। कब हुई? 1951 से 56 में प्रारंभ हुई। भारत में चांदी मुख्यतः किस प्रदेश में पाई जाती है? भारत में चांदी कर्नाटक में कोलार, राजस्थान में जाबर, बिहार में मानभूम, आंध्र प्रदेश में कड़या आदि में पाई जाती है। याद रखेंगे, कर्नाटक में कोलार, राजस्थान में जाबर, बिहार में मानभूम, आंध्र प्रदेश में कड़या आदि में पाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, सुलह कुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सुलह कुल महोत्सव जो होता है हिंदू मुसलमान एकता के प्रतीक आगरा में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? आगरा में मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता है, 16 सितंबर। फिर अगला है, आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, सभी को पता है। सूचना का अधिकार भारत में किस वर्ष लागू किया गया? भारत में सूचना का अधिकार कब लागू किया गया? 12 मई 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संसद में पारित किया गया, जिसे क्या किया गया? 15 जून 2005 में राष्ट्रपति की अनुमति मिली। राष्ट्रपति को जो राष्ट्रपति की अनुमति मिली और अंततः 12 अक्टूबर 2005 को यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू हुआ। कब लागू हुआ? इतना आप लिख सकते हैं, 12 अक्टूबर 2005 को यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू हुआ। 12 मई 2005 में अधिनियम ये शुरू किया गया और फिर 15 जून को क्या किया गया? राष्ट्रपति की अनुमति मिली और 12 अक्टूबर को यह पास हुआ। तो 12 मई को स्टार्ट हुआ, 12 अक्टूबर को ये पास किया गया। ठीक, याद रखेंगे ऐसे। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा? सबसे कम घनत्व किस जिले में? उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे कम मात्र 242। ठीक, अब इन्होंने सिर्फ पूछा है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो ललितपुर। और भी इस बता दिया है इसमें, सोनभद्र में 270, हमीरपुर में 275, महोबा में 279, चित्रकूट में 308, जालौन 370, झांसी 398 व्यक्ति रह रहे हैं। ठीक, तो उत्तर प्रदेश सबसे ललितपुर जिले में सब प्रति किलोमीटर में सबसे कम 242 ही व्यक्ति रहते हैं। ललितपुर है, सोनभद्र है, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, जालौन, झांसी। ठीक, याद रखेंगे। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा भारत का राज्य अग्रणी है? पवन ऊर्जा में सबसे ज़्यादा अग्रणी है तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है? लिंगानुपात या लिंग का अनुपात से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में पुरुष एवं स्त्रियों की संख्या के अनुपात को कहते हैं। किसकी? पुरुष एवं स्त्रियों की संख्या के अनुपात को कहते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार यह अनुपात 943 पर 1000 पुरुष, मतलब 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं ही आती हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के 2 असफलता के कारण बताइए। क्या कारण था? क्रांति का समय से पहले होना, सैनिक दुर्बलता व उचित नेता का अभाव, आवागमन और संचार के साधनों का अभाव, आर्थिक कठिनाइयाँ। सभी ये क्वेश्चन आपको वीडियो जो पिछली वाली वीडियो है आप जाकर देखिए, अच्छी तरीके से डिस्कस किया गया है। कई सारे कारण थे, संचार का, आवागमन का साधन नहीं था, आर्थिक कठिनाई थी, नेता का अभाव था और समय से पहले स्टार्ट हो गई थी क्रांति। अगला है, ब्रह्म समाज के मुख्य सिद्धांत बताइए। क्या मुख्य सिद्धांत थे? ईश्वर एक है, वह निराकार और सर्वव्यापी है।
अभी ये क्वेश्चन आप रिपीट हुआ दोबारा से। उसकी आराधना के लिए मूर्ति पूजा, कर्मकांडों, बाह्य आडंबरों को आवश्यकता नहीं है। आत्मा अजर अमर है और शरीर नाशवान है। मनुष्य को अंधविश्वास और कटुता को त्याग कर मानवतावादी सार्वभौमिक सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहिए। ये क्वेश्चन अभी रिपीटेड है, दोबारा से पूछा गया। फिर अगला क्वेश्चन है जेट धारा किसे कहते हैं, ये भी आपका पूछा गया है। जेट धारा है पृथ्वी सहित कुछ ग्रहों के वायुमंडल में तेजी से बहने व घूमने वाली धाराएं होती हैं। थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, वहां पर क्या था, तेजी से बहने वाली पश्चिम से पूरब की ओर जो हवाएं बहती है उसे जेट धारा पवने कहते हैं। और यहाँ पर क्या है, सेम वही है, जेट धारा पवने पृथ्वी सहित कुछ ग्रहों के वायुमंडल में तेजी से बहने व घूमने वाली धाराएं हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के नाम लिखिए। हमने आपको अभी पिछली क्लास में हाल ही में पढ़ाया है, थारू, खरवार और एक तो बुक्सा, माहीगीर, कई सारी थारू है, खरवार है, माहीगीर है, बुक्सा, ये कई सारी जनजाति पाई जाती। रोलेक्ट एक्ट कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? सन 1919, 26 जनवरी सन 1919 को लागू हुआ। किसके? सर सिडनी रोलेक्ट समिति की सिफारिशों से ही रोलेक्ट एक्ट अधिनियम के नाम से जाना जाता है। किसके? सर सिडनी रोलेक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत क्या था, एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें उच्च न्यायालय के 3 वकील थे। भारतवासियों ने इस विधेयक को काला कानून कहा। ठीक, इसमें एक न्यायालय की स्थापना की जिसमें उच्च न्यायालय के 3 वकील रखे जाते थे। फिर अगला है पूना समझौता पर प्रकाश डालिए। ठीक, उस पर आप खूब प्रकाश डालिए। चलिए फिर प्रकाश डालते हैं। पूना पैक्ट क्या हुआ? सितंबर 1932 में डॉक्टर अंबेडकर तथा हिंदू नेताओं के क्या हुआ था, प्रयत्न से सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं तथा स्थानीय जितनी भी मतलब दलित सारी स्थानीय संस्थाओं में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। फिर से देख लेते हैं क्या हुआ था। इसमें क्या किया गया था, 1932 में, कब हुआ? 1932 में सितंबर में डॉक्टर अंबेडकर तथा हिंदू नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य, जो सवर्ण हिंदू थे और दलितों के मध्य दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं तथा स्थानीय संस्थाएं जो थी उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया था तथा व्यवस्थापिका के सभा में अछूतों के स्थान हिंदुओं के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए। मतलब भेदभाव समाप्त हो गया था। दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया था और व्यवस्थापिका के रूप में सभा में अछूतों के स्थान हिंदुओं के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए। फिर अगला है कृषि पर आधारित 2 उद्योग, जूट उद्योग और चीनी उद्योग। सिंपल सा आप बताएं, गन्ना होता है उससे चीनी बनती है, और जूट उद्योग। खिलाफत आंदोलन से क्या समझते हैं? क्या हुआ था, 1919 से 1922 के मध्य अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध 2 सशक्त आंदोलन चलाए गए, एक खिलाफत और एक असहयोग। खिलाफत आंदोलन जो था भारतीय राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं था, किंतु इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक उपयोगी पृष्ठभूमि प्रदान की तथा अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमान एकता को प्रोत्साहित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। ठीक, फिर अगला है नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? अगस्त 1928। कब प्रस्तुत की गई? 1928 को। कानपुर का लाल इमली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऊनी वस्त्र उद्योग। लाल इमली ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला? 1930 से 1931, जनवरी 1931 तक। नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। फिर अगला है व्यक्ति के कानों के लिए सामान्य ध्वनि कितनी होती है? 40 से 45 या 50 डेसिबल। 40 से 50 तक कर सकते हैं डेसिबल। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत वर्णित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 26 जून 1945। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 26 जून 1945।
कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्षता, आपने बहुविकल्पी क्वेश्चन पढ़े होंगे तो उसमें व्योमेश चंद्र बनर्जी मुंबई में की गई थी, सबसे पहले अध्यक्ष थे। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। फिर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर लिखी गई सरकारी किताब कौन सी थी? किसने लिखा था? बी.डी. सावरकर ने लिखा था, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। बी.डी. सावरकर जी ने लिखा था, क्या थी? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद ने 1864 ईस्वी में की थी। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम? नरेंद्र दत्त, सभी को पता है, नरेंद्र नाथ दत्त था। बंगाल विभाजन के समय कौन था वायसराय? लॉर्ड कर्जन, सभी को पता है। 1911 में दिल्ली में आयोजित दिल्ली दरबार में इंग्लैंड का कौन सम्राट सम्मिलित हुआ था? जॉर्ज पंचम, सभी को पता है। दिल्ली में आयोजित दिल्ली दरबार जब इंग्लैंड में हुआ था तो वहां पर जॉर्ज पंचम जी शामिल हुए थे। चौरी चौरा कांड किस आंदोलन के दौरान हुआ था? असहयोग आंदोलन चल रहा था उस टाइम, चौरी चौरा कांड हो गया था। किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य राष्ट्र होते हैं? 15। कुल कितने होते हैं? 15। 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 15। 5 स्थायी, 10 अस्थायी। मिड डे मील योजना कब प्रारंभ हुई? 1995, 15 अगस्त 1995 ईस्वी को। सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरणों से कौन सा रोग होता है? अभी आपने पढ़ा था, त्वचा का कैंसर और मोतियाबिंद, दोनों रोग याद रखेंगे, त्वचा का कैंसर और मोतियाबिंद। नदियों में जल प्रदूषण की माप किससे की जाती है? O2 की घुली हुई मात्रा से। किसकी? O2 की घुली हुई मात्रा से। फिर अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? अभी आपने पढ़ा है 1000 अनुपात 943, 1000 पर 943 महिलाएं आती हैं। विटीकल्चर क्या है? ये बायो का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। विटीकल्चर जो होता है वो अंगूर से संबंधित होता है, अंगूर की खेती करना। अंगूर से संबंधित उद्यान विज्ञान की शाखा है। इसमें अंगूरों की बुवाई, पोषण, देखरेख, फल उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। विटीकल्चर मीन्स अंगूर की खेती की जाती है, जिसे अंगूरों का अध्ययन, अंगूर की खेती का अध्ययन विटीकल्चर कहलाता है। ठीक, अंगूर की देखरेख, कैसी क्या दवाई कब डालनी चाहिए, क्या है, सारा सिस्टम इसमें दिया होता है। भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में? उत्तर पूर्व गोलार्ध में। सभी को पता है भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में है? उत्तर पूर्व गोलार्ध में। तो आज जितने भी अति लघु क्वेश्चन थे, सभी अति लघु क्वेश्चन का अच्छी तरीके से डिस्कस किया गया है। आशा करते हैं आप सभी को ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन में त्रुटि, कोई समस्या, कहीं मिसप्रिंट या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको तुरंत ही रिप्लाई दिया जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सभी प्रशिक्षुओं के ग्रुप पर जरूर शेयर करें, क्योंकि इस टाइम जितनी भी क्लासेस आ रही हो सभी प्रशिक्षुओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे मैथ की हो, चाहे शैक्षिक प्रबंधन, शांति शिक्षा, किसी भी क्लास, कोई भी क्लास आ रही, इस टाइम मैराथन क्लास आप सभी को दी जा रही हैं। जो पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं या छूट गया है, अब हमारे पास उतना टाइम नहीं कि आप लोग जा करके पुराने वीडियो देखें। इस टाइम जितने भी मैराथन क्लास दी जा रही हैं सभी को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि इस क्लास से आप 100% पेपर क्लियर कर जाएंगे। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।